Hello, everybody. Good afternoon. Good afternoon, sir. Good afternoon, Meg. We'll wait for 2 minutes and then we'll begin. Everybody join. Yes, sir. Yes, guys. So last time in the yesterday's class, we started our grammar class and we understood what are the parts of speeches. Talked about 8 type of parts of speeches, and I told you that you can leave the last one, which is interjection, and we talked about 7 part of speeches. Additionally, we talked about the apostrophes as well, how to use the apostrophes and what is their right usage. In today's class, we'll move forward with the parts of speeches and we'll understand the verb tenses, active voice, direct, indirect, all those topics. Before I go ahead, is there any question that you want to ask or any doubt that you have? Feel free to ask me. No doubts, guys? Okay then. Okay, thank you, Divyansh. So these are the parts of speeches we did. Now we'll be looking at the verbs. Let's identify the verbs. Guys, look at the first sentence and please identify the principal verb. आई होप सबको पता है प्रिंसिपल वर्ब क्या होता है, नहीं पता है पूछ लीजिए. Please identify the principal verb for the first sentence only. प्रिंसिपल वर्ब मतलब मेन वर्ब, यानी इस सेंटेंस में कई सारी वर्ब्स हो सकती हैं, आपको ये बताना है कि मेन वर्ब कौन सी है. ओके, ठीक है. ओके भूमिका. So I've got an answer, like I've got an option here. Not sure whether this is the answer or not. We'll discuss. प्रिंसिपल वर्ब बताना है, इसका मतलब क्या है कि जो पूरा सेंटेंस है इसमें हमें क्या लगता है कि मेन वर्ब कौन सी है. मेन वर्ब का मतलब जिसकी वजह से ही सेंटेंस, जिसके जो पूरे सब्जेक्ट को डिफाइन कर रही है कि भाई ये मेन वर्ब है. एक वर्ड मिला है ट्रांसलेशन, दूसरा वर्ड मिला है प्रिंटेड. ठीक है. ट्रांसलेशन, प्रिंटेड. ओके, दो ऑप्शंस आ गए हैं. 17 students are there, just 3 answers I've got. Anybody thinks any other word? यही होंगे आंसर. सो इन दोनों में से कोई वर्ब नहीं है guys. इन दोनों वर्ब्स में से कोई भी मेन वर्ब नहीं है.
मतलब कल हमने ठीक से नहीं पढ़ा, कल कुछ मिस्टेक रह गई। गुड दिव्यांश, दिस इज द मेन वर्ब। ये है प्रिंसिपल वर्ब वॉज। वॉज इज द प्रिंसिपल वर्ब। कैसे, क्यों, लेट्स अंडरस्टैंड। टोटल वर्ब्स कितनी है? एक वर्ब और रह गई थी, ये। टोटल कितनी वर्ब्स हैं? 3 वर्ब्स हैं इस सेंटेंस के अंदर, और फोर्थ है वॉज। पर मेन वर्ब कौन सी है? वॉज है, बाकी नहीं है। पहली प्रॉब्लम, पहले तो बात करते हैं ट्रांसलेशन की। आप लोगों ने ये मिस्टेक कैसे करी मुझे समझ नहीं आ रहा है। लेट्स टॉक अबाउट इट। ट्रांसलेशन यू थिंक इज द वर्ब। गाइस, ट्रांसलेशन वर्ब होगा क्या यहाँ पर? ट्रांसलेशन, लॉर्ड रिवर्स ट्रांसलेशन। अगर इसे ऑफ फ्रेज में कन्वर्ट करना है तो कैसे बोलेंगे? ट्रांसलेशन ऑफ लॉर्ड रिवर। ट्रांसलेशन ऑफ लॉर्ड रिवर्स, ऐसे बोला जाएगा, राइट? सो दिस इज अ नाउन, दिस कैन नॉट बी अ वर्ब एवरीबडी। ट्रांसलेशन इज अ वर्ब। लॉर्ड रिवर्स ट्रांसलेशन ऑफ द डिक्टेट्स। आई होप इट इज क्लियर। सो ये तो वर्ब नहीं हो सकती है। बात करते हैं डेटेड की और प्रिंटेड की। तो डेटेड और प्रिंटेड किसके लिए आ रहे हैं? बुक के लिए आ रहे हैं, बट दे आर नॉट द मेन वर्ब। मेन वर्ब कौन है? वॉज। कैसे आइडेंटिफिकेशन होगा? यू कैन सिंपली आस्क what was Lord River's translation of the dictates? So it's like the first dated book printed in England. This is the main subject or the main verb. I hope it is clear कि main verb main subject क्या है। अच्छा, हम ये क्यों पढ़ रहे हैं? Why are we reading it? So we can understand कि जब verb tense की बात आती है तो verb को कैसे आइडेंटिफाई करना है। क्लियर? ओके, नाउ लेट्स टॉक अबाउट द वर्ब टेंसेस। टेंसेस कितने टाइप के होते हैं? टेंसेस को किस तरह से पढ़ा जाता है? लेट्स क्विकली अंडरस्टैंड। 3 टाइप के टेंसेस हैं: पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर, सिंपल प्रेजेंट टेंस या पास्ट टेंस, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट एंड परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। ये टाइप्स हैं। अब ये टेंस होता क्या है? टेंस मतलब टाइम। टेंस मतलब टाइम, यानी वर्ब का काम क्या है? हमने पढ़ा था 2 चीजें हैं वर्ब का काम। पहला, ये बताना कि वो सिंगुलर है या प्लूरल है हमारा नाउन, और दूसरा ये बताना कि हम किस टाइम में बात कर रहे हैं, किस टाइम की बात कर रहे हैं, प्रेजेंट की, पास्ट की या फ्यूचर की। प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर में भी हमारे पास 4 कैटेगरीज हैं: सिंपल, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट एंड परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। पहले मुझे ये बताइए, इज देयर एनीबडी हु डज नॉट नो कि सिंपल किसे कहते हैं, कॉन्टिन्यूअस किसे कहते हैं, परफेक्ट किसे कहते हैं, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस किसे कहते हैं टाइम के हिसाब से? तब तो मैं इसे डिफाइन करूं, अदरवाइज आई विल मूव ऑन। तो फिर हम सीधे यूसेज की बात करेंगे, हाँ, राइट? सबको परफेक्ट पता है? कॉन्टिन्यूअस क्या होता है? मतलब उसका थोड़ा एक्सप्लेन कर दो एक बार। ठीक है, सिंपल, कॉन्टिन्यूअस और परफेक्ट तो हमें पता है ना। तो परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस को समझ लेते हैं। कुछ ऐसी सिचुएशंस, कभी ऐसी सिचुएशंस जहां परफेक्ट और कॉन्टिन्यूअस को मिक्स कर दिया जाए। परफेक्ट अलग है, कॉन्टिन्यूअस अलग है। पर कुछ ऐसे सेंटेंसेस और कॉन्टेक्स्ट होते हैं जहां दोनों एक साथ आते हैं, तो उसे परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस कहा जाता है। अब वो कैसे होता है? तो उसके लिए कॉन्टिन्यूअस को समझते हैं। अगर कोई चीज अभी हो रही है प्रेजेंट में, तो उसे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस कहते हैं। जैसे हमारी क्लास चल रही है, वी आर हैविंग आवर क्लास, वी आर लर्निंग, वी आर स्टडिंग। तो ये इस समय हो रहा है, इसलिए वी आर सेइंग इट एज प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। ठीक है। परफेक्ट कब होगा? जब हमारी क्लास बस अभी भी खत्म हुई है, वी हैव जस्ट फिनिश्ड आवर क्लास, तो वो परफेक्ट में चला गया। अब दोनों का कॉम्बिनेशन कब होगा? जब हमारी क्लास पिछले 2 घंटे से चल रही है, तो 2 घंटे से चलती हुई आ रही है, दिस इज कॉल्ड प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। क्योंकि पहले भी चल रही थी, तो 1 घंटा पहले भी चल रही थी, अभी भी चल रही है, दिस इज कॉल्ड कॉन्टिन्यूअस। अभी चल रही है कॉन्टिन्यूअस, पहले चल रही थी परफेक्ट। तो परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का मतलब ये हुआ, ऐसा कोई काम, ऐसा कोई एक्शन जो पास्ट से चलता हुआ आ रहा है और प्रेजेंट में भी चल रहा है, दिस इज कॉल्ड प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। सिमिलरली पास्ट के लिए है, पास्ट कॉन्टिन्यूअस मतलब पहले हो रहा था, अब नहीं हो रहा, पहले हो रहा था। पास्ट परफेक्ट मतलब बहुत पहले हुआ था। और प्रेजेंट पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, सॉरी, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का मतलब ऐसा कोई काम जो पहले चलता हुआ आ रहा था, फिर वो खत्म हो गया था, पास्ट की बात हो रही है। तो दिस इज व्हाट पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस या प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस।
जितने भी टेंसेस चेक किए जाएंगे उसमें प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस या पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस या फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस के कॉन्टेक्स्ट बहुत कम आपको देखने को मिलेंगे। ज्यादातर क्वेश्चंस जो पूछे जाएंगे वो सिंपल के होंगे, कॉन्टिन्यूअस के होंगे और परफेक्ट के होंगे। आई होप इट इज क्लियर। Yes, sir. ओके ग्रेट। सो वर्ब टेंस क्लियर है, कोई कंफ्यूजन नहीं है, राइट? No, sir. ठीक है, देन आई हैव अ कंफ्यूजन, प्लीज क्लैरिफाई। Yes, sir. As you can see, I've written three sentences. I saw the Taj Mahal, I have seen the Taj Mahal, and I had seen the Taj Mahal. My question is, इन तीनों में डिफरेंस क्या है और इन तीनों का टेंस क्या है? मीनिंग वाइज डिफरेंस क्या है और टेंस क्या है? पहले टेंस बताइए फिर डिफरेंस बताइएगा। यस वशिष्ठ। यस वशिता, सॉरी। सिंपल सिंपल क्या बेटा? प्रेजेंट पास्ट। फर्स्ट वाला सिंपल कौन सा है? सिंपल प्रेजेंट है, सिंपल पास्ट है? करेक्ट दिव्यांश। सिंपल पास्ट। पास्ट, करेक्ट। फटाफट से आंसर दीजिए गाइस। पहला वाला क्या हो गया? सिंपल पास्ट है, करेक्ट। सेकंड वाला? आप अगर टाइम लगाएंगे देने में इसका मतलब यू आर नॉट श्योर। अगर ऐसा है तो आप मुझे बता सकते हैं, आई कैन हेल्प यू अंडरस्टैंड। नहीं संभव बेटा, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस नहीं है, बिकॉज हैव सीन आ रहा है इसलिए ऐसा लग रहा है, पर ऐसा नहीं है। जब कभी भी कॉन्टिन्यूस आएगा तो उसमें आईएनजी आना चाहिए, ठीक है? जब भी कॉन्टिन्यूस आएगा उसमें आईएनजी आना चाहिए। सेकंड थर्ड सेंटेंस में आईएनजी नहीं है इसलिए नहीं हो सकता। करेक्ट दिव्यांश। ये देखिए, ये मैंने लिख दिया है, आप चेक कर सकते हैं कमेंट में। पहला वाला सिंपल पास्ट है, दूसरा वाला प्रेजेंट परफेक्ट है और तीसरा वाला पास्ट परफेक्ट है। तीनों का टेंस अलग है, पहला सिंपल पास्ट, दूसरा प्रेजेंट परफेक्ट, थर्ड वन पास्ट परफेक्ट। मेरा क्वेश्चन ये है यहाँ पर कि तीनों टेंसेस अलग अलग हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। पहले तो मुझे बताइए कि आपको ये टेंसेस के नाम पता है या नहीं पता। हालांकि इससे कोई क्वेश्चन पूछने वाला नहीं है, बट मेजर ये है कि आपको यूसेज पता होना चाहिए कि भाई सिंपल पास्ट कब आता है, प्रेजेंट परफेक्ट कब आता है, पास्ट परफेक्ट कब आता है, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आई होप अगर आपको ये आता है तो अच्छी बात है, नहीं आता तो मुझे बता सकते हैं। अब मेरा जो क्वेश्चन है आपसे वो ये है कि हमें समझ आ गया तीनों टेंसेस अलग अलग हैं, इन तीनों के मीनिंग में क्या डिफरेंस है ये समझना है मेरे को। इन तीनों के मीनिंग में क्या डिफरेंस है ये समझना है। भाई तीनों का मतलब मेरे हिसाब से ये हुआ कि भाई मैंने ताजमहल देख लिया, मैं ताजमहल देख चुका हूं, मैंने ताजमहल देखा था, मैं ताजमहल देख चुका था। ऑल आर टॉकिंग अबाउट पास्ट। सब सिचुएशन से मैंने ताजमहल देख लिया है ना, तो फिर यहाँ अलग अलग टेंसेस क्यों हैं? ये मेरा क्वेश्चन है। आई थिंक मैं समझा पा रहा हूँ मैं क्या पूछना चाह रहा हूँ, राइट? इनके यूसेज में, इनके मीनिंग वाइज क्या डिफरेंस है इनमें, ये आपको बताना है। से समथिंग, कोई तो कुछ टाइप करो, ऐसा लग रहा है जैसे या तो समझ आया या नहीं आया।
सर फर्स्ट वाला सेंटेंस पे है आई सॉ द ताजमहल, मतलब मैंने ताजमहल देखा था। सेकंड करेक्ट। वाला है सीन द ताजमहल, मतलब मैंने ताजमहल देखा है, मतलब अभी अभी देख के आया हूँ मैं ताजमहल। थर्ड वाला है आई हैड सीन द ताजमहल, मैंने पहले ताजमहल देखा था। ठीक बोला आपने, करेक्ट है। पहले वाला बोल रहा है आई सॉ द ताजमहल, मैंने ताजमहल देखा, या मैंने ताजमहल देखा था, दोनों करेक्ट है। सेकंड, आई हैव सीन द ताजमहल, मतलब मैं ताजमहल देख चुका हूँ, ये इसका एक्चुअल ट्रांसलेशन होगा। मैं ताजमहल देख चुका हूँ। जैसा दिव्यांश ने कहा रिसेंटली देखा है, ठीक है, अभी भी देख के आया हूँ। थर्ड है आई हैड सीन द ताजमहल, मतलब मैंने पहले कभी देखा था। अभी जो पहले देखा था, अभी अभी देखा था, इसका कोई डेफिनेशन है क्या हमारे पास? कब हम हैड सीन कहेंगे, कब हम हैव सीन कहेंगे, ये अंडरस्टैंडिंग क्लियर करना जरूरी है। ओके, क्योंकि इसके ऊपर क्वेश्चन बनेगा, अगर वर्ब टेंस का क्वेश्चन आएगा तो हेड के ऊपर आएगा। और इससे मैं आपको कंडीशनल सेंटेंस भी बताऊंगा। शैल वी डिस्कस नाउ? यस सर। तो अगर नहीं समझ में आता है तो बता दिया करिए, जिससे कि आई कैन आई विल नॉट वेट फॉर योर आंसर्स। मुझे लगता है कि शायद आप लोग टाइप कर रहे हैं या फिर सोच रहे हैं। खैर, समझते हैं। पहला सेंटेंस, आई सॉ द ताजमहल समवेयर द वर्क हैज बीन कंप्लीटेड समवेयर इन द पास्ट। कब हुआ पता नहीं, पर पहले हुआ। कल भी हो सकता है, 2 साल पहले भी हो सकता है, 20 साल पहले भी हो सकता है। तो समवेयर इन द पास्ट व्हेन द वर्क हैज बीन कंप्लीटेड वी विल बी कॉलिंग इट एज अ सिंपल पास्ट टेंस। ठीक है। आई सॉ द ताजमहल, मैंने ताजमहल देखा था। दिस इज द सिंपल अंडरस्टैंडिंग। सेकेंड सेंटेंस, आई हैव सीन द ताजमहल, यहां पे थोड़ा सा कैच है, ध्यान से समझना। पहली बात, मुझे क्यूरोसिटी है। क्यूरोसिटी ये है भाई, सेंटेंस कह रहा है कि मैं ताजमहल देख चुका हूं, मतलब काम हो चुका है, पहले खत्म, पास्ट में। तो फिर ये प्रेजेंट में क्या कर रहा है? वाई आर वी कॉलिंग इट एज प्रेजेंट परफेक्ट टेंस? वाई शुड वी टॉक अबाउट इट पास्ट टेंस? ये प्रेजेंट की लाइन में क्यों है? समझ रहे हो ना मेरी बात? कि भाई ये जो परफेक्ट है यहाँ पे लिखा है हैज हैव ईटन, लाइक आई हैव ईटन माई फूड लेट्स से। तो ये प्रेजेंट में क्या कर रहा है? ये तो पास्ट में होना चाहिए क्योंकि काम तो खत्म हो गया ना। फिर ये प्रेजेंट में क्यों है? यही वाली चीज यहाँ पर हो रही है। आई हैव सीन द ताजमहल, तो जब मैं ताजमहल देख चुका हूँ तो इट इज इन द पास्ट, वाई इट इज इन द प्रेजेंट? So because like he's talking about that he saw the Taj Mahal पहले, but like he's talking about it right now, इसलिए have seen is होगा ना। सेम गोज विद सिंपल पास्ट, आई हैव सीन ताजमहल की जगह मैं बोल सकता हूँ आई सॉ द ताजमहल। बात तो मैं आज कर रहा हूँ कि मैं हाँ। देख चुका हूँ, पर देखा तो मैंने पहले था। करेक्ट। यस। तो इनके पीछे एक टेक्निकलिटी है। ओके, जैसा कि मैंने आपसे कहा टेंस मतलब टाइम, तो आप टेक्निकलिटी को समझिए, कभी भी दोबारा कंफ्यूजन नहीं होगा। एंड वॉट एवर आई एम टेलिंग यू इज अ यूनिवर्सल रूल, कंप्लीटली एक्सेप्टेबल इन द एंटायर अर्थ। हाँ, ऐसा भी है, जो टेंसेस हमें पढ़ाए जाते हैं, जैसे हिंदी मीडियम में किसी ने पढ़े होंगे अलग पढ़े होंगे, इंग्लिश मीडियम में पढ़े होंगे अलग तरीके से पढ़े होंगे। यूसेज भी अलग अलग तरीके से टीचर्स अपने हिसाब से बता देते हैं कि ये ऐसे यूज करना है, ये रिसेंट पास्ट है, ये फार पास्ट है। लेकिन डेफिनेशन नहीं पता हमें कि रीसेंट पास्ट को कितना रीसेंट बोला जाए। करेक्ट। तो मैं आपको एक एक्चुअल अंडरस्टैंडिंग दे रहा हूँ, प्लीज गो बाय दैट। एंड दिस इज यूनिवर्सल अंडरस्टैंडिंग, जिसपे कंफ्यूजन खत्म हो जाएगा। बिकॉज टेंसेस की बात टाइम के हिसाब से हो रही है, तो देयर इज अ लॉजिक बिहाइंड इट, एंड टेक्निकल चीज है वो, समझना ध्यान से। पहला, ऐसा सिचुएशन होती है जब काम बस अभी अभी खत्म हुआ है, यानी जिसे रीसेंट पास्ट का नाम दे दिया गया है, तो उसको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहा गया है। तो प्रेजेंट परफेक्ट में आई हैव ईटन माई फूड, ही हैज जस्ट फिनिश्ड हिज वर्क, इसका मतलब उसने काम बस अभी अभी खत्म किया है, और उसका इफेक्ट अभी भी प्रेजेंट है। मतलब वर्क हैज बीन कंप्लीटेड इन द पास्ट बट द इफेक्ट स्टिल रिमेन्स, इफेक्ट इज स्टिल प्रेजेंट। एग्जाम्पल देता हूं, आई हैव ईटन माई लंच जस्ट नाउ, इसका मतलब खाना खत्म हो चुका है और अभी मेरा पेट भरा हुआ है, आई कांट ईट एनीथिंग मोर। ओके, दिस मीन्स द वर्क हैज बीन कंप्लीटेड इन द पास्ट, लेकिन उसका इफेक्ट अभी भी प्रेजेंट में है, इसीलिए उसको हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में डालते हैं। ये अंडरस्टैंडिंग है। अगर इफेक्ट भी खत्म हो गया होता तो वो सिंपल पास्ट बन जाता। जैसे आई एट माई ब्रेकफास्ट टुडे मॉर्निंग, इसका इफेक्ट भी खत्म हो गया, इसका काम भी खत्म हो गया, तो दिस इज व्हाट सिंपल पास्ट इट इज।
आई होप प्रेजेंट परफेक्ट टेंस समझ आ गया है, टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से, उसके यूसेज के पॉइंट ऑफ व्यू से। कोई कंफ्यूजन है तो प्लीज बताइए। नहीं है? तो इफ आई एम सेइंग आई हैव सीन द ताजमहल, इसका मतलब आई हैव रिसेंटली सीन दिस ताजमहल एंड द मेमोरीज एंड एवरीथिंग इज स्टिल फ्रेश इन माई ब्रेन। ठीक है, आई कैन डिस्कस थिंग्स। अभी आप मुझसे पूछो हैव यू विजिटेड द ताजमहल, आई से आई विजिटेड वे बैक, आई डोंट रिमेम्बर एनीथिंग। तो ये सिंपल पास्ट टेंस में चला जाएगा। आई होप सेकंड वाला क्लियर हो गया, फर्स्ट वाला भी क्लियर हो गया, कोई कंफ्यूजन नहीं है यहाँ पर? नो सर। नहीं है? ठीक है, अगर है तो बोल सकते हैं। राइट, ठीक है। मूव टू द थर्ड वन। अब आता है आई हैड सीन द ताजमहल। ये सेंटेंस यहां पर अधूरा है। अब पूरा है। मतलब ये है पूरा सेंटेंस। आई हैड सीन द ताजमहल बिफोर आई सॉ द रेड फोर्ट। हमको हैड कब यूज करना है, ध्यान से समझना, ये है पास्ट परफेक्ट टेंस। पास्ट परफेक्ट का मतलब क्या हुआ? पास्ट परफेक्ट। भाई एक तो पहले से ही पास्ट है, तभी तो हम सिंपल पास्ट में यूज करेंगे। अब उसमें भी परफेक्ट पे चला गया, इसका क्या मतलब हुआ? ऐसा कोई काम जो पास्ट में भी पास्ट में हुआ है। दोबारा बोल रहा हूं, सुनना ध्यान से। ऐसा कोई काम जो पास्ट से भी पास्ट में हुआ है, जिसे डबल पास्ट भी कह सकते हैं, तब हम पास्ट परफेक्ट यूज करते हैं। नाउ यू मस्ट बी अम्यूज्ड लाइक व्हाट इज पास्ट में भी पास्ट, क्या मतलब होता है इसका? इसका मतलब होता है कि इस सेंटेंस को देखिए, आई हैड सीन द ताजमहल बिफोर आई सॉ द रेड फोर्ट। यहाँ पे दो एक्शन हुए पास्ट में, दो एक्शन हुए पास्ट में। पहला एक्शन ताजमहल को देखा, दूसरा एक्शन रेड फोर्ट को देखा। इन दोनों में से पहले क्या किया? इन दोनों में से पहले क्या किया? पहले ताजमहल। ताजमहल को देखा। तो हम हेड लगाएंगे ताजमहल के साथ। इज इट क्लियर? इसीलिए आई एम सेइंग इट, आई हैड सीन द ताजमहल बिफोर आई सॉ रेड फोर्ट। तो हेड कब यूज करना है? ध्यान रखना, जब दो वर्ब्स हो पास्ट में और आपको ये पता हो कि कौन सा पहले हुआ है, उसके साथ हेड आएगा, दूसरे वाले के साथ सिंपल पास्ट आएगा। ये एक ही रूल है, एक ही अंडरस्टैंडिंग है, कोई और कंफ्यूजन नहीं है, डोंट गेट कंफ्यूज्ड। बशर्ते इसे हेल्पिंग वर्ब की तरह यूज किया जा रहा हो। अगर ऐसे पूछा जाए मैंने अपना लंच खा लिया, या खा चुका हूं, या खा चुका हूं, या ये सॉरी खा लिया, तो आई विल बी सेइंग इट आई हैव हैड माई लंच। आई एम राइटिंग दिस सेंटेंस। अगर कंफ्यूजन हो बता देना भाई। आई एम राइटिंग दिस सेंटेंस, आई हैव हैड माई लंच। क्या ये सेंटेंस इनकरेक्ट है? ये करेक्ट नो है? सर। क्यों करेक्ट है? करेक्ट। करेक्ट है, ठीक है। क्यों करेक्ट है? कैन समवन टेल मी? हैव प्रेजेंट का है, हैड पास्ट का है, दोनों को उठा के एक साथ डाल दिया मैंने। वाई? सर हेड एक्शन बता रहे हैं शायद इसलिए। हैड यहाँ और मेन वर्ब है, एक्शन था, और हाँ। हाँ, और हैव क्या है? हेल्पिंग वर्ब है। हेल्पिंग करेक्ट। वर्ब है। याद है कल समझाया था मैंने, एक ही वर्ड को बेचारा अलग अलग जगह काम करना पड़ता है, वो वाली प्रॉब्लम है यहाँ पर। ठीक है, कूल। तो आई होप इट इज क्लियर। इसीलिए ध्यान रखना, when you have two verbs in the past and you know which one is past of the past, then only you will be using had with that, otherwise you will not be using had। तो सर बोलिए। अगर जैसे पता नहीं हो ताजमहल और रेड फोर्ट पहले कौन सा देखा, तो इसका सेंटेंस क्या बनेगा फिर? वेरी गुड, बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है। इमेजिन करते हैं दो एक्शंस पास्ट में हो रहे हैं, पर पता ही नहीं कि पहले कौन सा हुआ है, तो सेंटेंस बनेगा ऐसे, आई सॉ द ताजमहल एंड रेड फोर्ट। हेड नहीं आएगा, सिंपल ओके। पास्ट टेंस। ओके सर। समझ गए? ये पहला रूल है हेड का, तभी हेड यूज करेंगे हम। दूसरा होता है कंडीशनल सेंटेंस के अंदर। ये मैं उस हिसाब से बता रहा हूं जिस हिसाब से आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो एक तो बन सकता है इस कैटेगरी का क्वेश्चन, दूसरा बन सकता है कंडीशनल सेंटेंस। कंडीशनल सेंटेंस पहले हिंदी में बता रहा हूँ, फिर ध्यान से समझना, आपको इंग्लिश में समझ में आ जाएगी। डॉक्टर के आने से पहले मरीज मर चुका था। ये यूनिवर्सल सेंटेंस है, बचपन से मैं पढ़ते हुए आ रहा हूँ, तो जब भी मुझे कंडीशनल सेंटेंस की बात करनी होती है यही दिमाग में आ जाता है, तो आई एम यूजिंग द सेम। कि जैसे आज का कॉन्टेक्स्ट बोलो तो, मेरे ज्वाइन करने से पहले कई सारे स्टूडेंट्स क्लास रूम ज्वाइन कर चुके थे। ये जो सेंटेंस है इसमें दो एक्शंस हो रहे हैं पास्ट में, आप देखिए। और मुझे पता है पास्ट ऑफ द पास्ट कौन सा है, मेरे ज्वाइन करने से पहले।
कई सारे स्टूडेंट्स ज्वाइन कर चुके थे। यस, तो इस सेंटेंस को बनाया जाएगा, मैनी स्टूडेंट्स हैड ज्वाइंड द क्लासरूम बिफोर आई ज्वाइंड। आई रिपीट, many students had joined the classroom before I joined. तो I joined simple past और many students had joined is past perfect. I hope ये clear है, यहाँ तक कोई confusion नहीं है? नो सर। नहीं ना? अब conditional sentence की बात कर लेते हैं। conditional sentences में ना sentence ऐसे बनते हैं guys, जैसे अम, अगर हमने ठीक से पढ़ाई करी होती या अगर मैंने ठीक से पढ़ाई करी होती तो मेरे अच्छे मार्क्स आते। अगर मैंने ठीक से पढ़ाई करी होती तो मेरे अच्छे मार्क्स आते। ये एक सेंटेंस है। ये क्या है? कंडीशनल सेंटेंस। क्यों? क्योंकि यहाँ कंडीशन है। और ये पास्ट का सेंटेंस है क्योंकि अब तो कुछ है नहीं मेरे हाथ में, ना मैं अब मेहनत कर सकता हूँ, टाइम भी चला गया, सिचुएशन भी चली गई। ठीक है, और मार्क्स नहीं आए मेरे लिए, बट मैं सोच रहा हूँ कि आ जाते अगर मैं ढंग से पढ़ाई करता तो। यहाँ पे हमें हैड यूज करना है स्मार्टली। मैं लिख रहा हूँ, ध्यान से समझिएगा। इफ आई हैड, if I had studied well, if I had studied well, I would have scored better. Is it clear? This is the way that we need to write the sentence. ये सेकंड तरीका है had को यूज करने का, जो आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। कंडीशनल सेंटेंसेस हैं आपके टेस्ट में जो आएंगे आपके पास। तो दिस इज द वे वी शुड राइट, मतलब अगर मैंने ढंग से पढ़ाई करी होती तो मेरे अच्छे मार्क्स आते। आई होप इट इज क्लियर। यस सर। ओके, अब कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। इसमें कॉम्प्लेक्स सेंटेंस भी बनाए जाते हैं, मैं आपको वही बता देता हूं। लिखने का तरीका ऐसा होता है। ये भी एक लिखने का तरीका है। इफ आई हैड स्टडीड वेल आई वुड हैव बीन पास्ड, इट इज करेक्ट, एब्सोल्युटली दिव्यांश, ये करेक्ट है, सेम चीज है। हैड आई स्टडीड वेल आई वुड हैव स्कोर्ड बेटर, ये आजकल आपको देखने को मिलेगा जिसमें इफ को वो कर लिया जाता है बाय डिफॉल्ट, आइडेंटिफाई कर लिया जाता है, लिखा नहीं जाता। तो यू विल फाइंड दीज मेनी सेंटेंसेस मैनी एट मैनी प्लेसेस। डोंट गेट कंफ्यूज्ड कि हेड से स्टार्ट हो रहा है तो क्वेश्चन मार्क आना चाहिए लास्ट में, ऐसा नहीं है। आई होप इट इज क्लियर। दोनों सेंटेंसेस समझ आ गए आपको? ये पूछे जा सकते हैं आपके एग्जाम में, प्लीज कीप इन माइंड। यस मयंक, एनी क्वेश्चन बेटा? No, sir. ठीक है, दोनों का ध्यान रखना। जनरली व्हाट हैपेंस इज लाइक व्हेन वी आर स्टार्टिंग अ सेंटेंस विद अ हेल्पिंग वर्ब, sounds like it as a question but it is not a question. So had I studied well I would have scored better, or if I had studied well would have scored better. Both are correct, both are same, both has the same meaning. Clear? मैंने अभी भी बोला unknowingly both has the same meaning, क्या ये सही था? I just सर used a गलत है। sentence। गलत है, सर करेक्ट गलत है क्या ना? होगा? सर Both है। have. both have, correct, perfectly right। बट ऐसे कुछ वर्ड्स हैं जो कंफ्यूज कर सकते हैं, मतलब जिन्हें सिंगुलर यूज करना है प्लूरल यूज करना है, विल हैव टू चेक दैट। फॉर एग्जांपल एवरीबडी, सिंगुलर है प्लूरल है गाइस? सो सिंगुलर होगा ना एवरीबॉडी का? एवरीबडी सिंगुलर है। यस यस सिंगुलर है, बिल्कुल बिल्कुल सिंगुलर है। गाइस जरा कमेंट को देखिए, मैंने चैट बॉक्स में लिखा है डैश लगा के वन वेयर थिंग एंड बॉडी, एनी वर्ड विच एंड्स विथ वन वेयर थिंग और बॉडी इज अ सिंगुलर। मतलब everybody, anybody, anything, no one, no nothing, anywhere, everywhere, everything is singular. Is it clear?
याद रहेगा? करेक्ट। तो जो भी वर्ड्स इसके बेसिस पे एंड हो रहे हैं वो सब सिंगुलर है। अब बताइए, ऑल, ऑल सिंगुलर है प्लूरल है? ऑल सिंगुलर प्लूरल? प्लूरल। प्लूरल। ऑल इज वेल, ऑल आर वेल, क्या यूज दोनों करते ही हैं हम? करेक्ट सर, दोनों ही करेक्ट है क्या? दोनों ही करेक्ट है। ओके, करेक्ट आंसर। तो ऑल को दोनों ही सिचुएशंस में यूज किया जा सकता है। ऑल हो गया, बोथ हो गया, ये वो कैटेगरीज में है जो सिंगुलर और प्लूरल दोनों जगह पे जा सकते हैं अकॉर्डिंग टू द कॉन्टेक्स्ट। ठीक है, ओके ग्रेट। टेंसेस क्लियर हो गए हमें। वर्ब टेंस में कोई कंफ्यूजन हो तो प्लीज पूछ सकते हैं आप। नहीं? ओके देन, लेट्स स्टार्ट द वर्ब्स। वर्ब एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। वाई इंपॉर्टेंट? बिकॉज इसी के बेसिस पे सब्जेक्ट ऑफ अग्रीमेंट पूछा जाता है, और सब्जेक्ट ऑफ अग्रीमेंट बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। Please confirm when the screen is visible to all of you. Yes, sir. Thank you, Agam. Okay, guys, let's begin then. Thank you, Divyansh. आप में से कितने लोगों को लगता है कि ये जो लिखा है सामने, इसमें कोई गलती है? सर इट सर इज यस रॉन्ग। आई एम होगा ना? आई एम होगा, करेक्ट। आई आर नहीं होना चाहिए, आई एम होना चाहिए। तो ये जो एम है ना, ये सिर्फ इन्वेंट ही आई के साथ हुआ है, यानी आई के साथ आने के लिए ही इसे इन्वेंट किया गया है, और कहीं पे इसका कोई यूसेज नहीं है। क्लियर इन द इंग्लिश लैंग्वेज। चलिए आगे बढ़ते हैं। लेट्स टॉक अबाउट द वर्ब्स। हमें डेफिनेशंस में नहीं जाना है, विल नॉट गो इनटू दिस कैटेगरी। हाँ, पर ये समझना जरूरी है। देखो, वर्ब की कितनी फॉर्म्स होती है? इनफाइनाइट वर्ब होती है, सिंपल प्रेजेंट टेंस, सिंपल पास्ट टेंस, पास्ट पार्टिसिपल और प्रेजेंट पार्टिसिपल। ये टाइप के फॉर्म्स वर्ब में हो सकती है। तो ये जो इनफाइनाइट होती है, जिसको बेयर फॉर्म ऑफ वर्ब भी कहते हैं। बेयर फॉर्म ऑफ वर्ब मतलब वर्ब के कौन कौन से काम्स थे, आपको याद हो तो गाइस? कौन कौन से काम है वर्ब के? सिंगुलर प्लूरल करेक्ट, बताना और टेंस करेक्ट, बताना। थैंक यू, करेक्ट वशिष्ठा, वशिता सॉरी। दैट्स ट्रू, ये दो काम है, लेकिन ये जो इनफाइनाइट वर्ब्स होती है ना, बेयर फॉर्म ऑफ द वर्ब्स, ये दोनों ही काम नहीं करती। ये दोनों काम नहीं करती हैं, इसीलिए इन वर्ब्स पे ना तो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ना ही क्वेश्चंस बन सकते हैं, क्योंकि बनेंगे भी तो क्या पूछा जाएगा? कुछ है ही नहीं पूछने के लिए। तो ये बेयर फॉर्म ऑफ द वर्ब्स होती हैं। कैसे आइडेंटिफाई करते हैं इन वर्ब्स को? गाइस, टू के बाद मोस्ट लाइकली 98% केसेस में टू के बाद जो वर्ब आती है वो इनफाइनाइट वर्ब होती है। फॉर एग्जाम्पल, आई एम गोइंग टू मार्केट टू शॉप अ न्यू मोबाइल फोन। आई वॉन्ट टू शॉप, आई वॉन्ट टू बाय अ न्यू मोबाइल फोन। सो टू के बाद मैंने लगाया बाय, इट्स अ बेयर फॉर्म ऑफ वर्ब। मुझे नहीं पता लग रहा है कि मैं प्रेजेंट की बात कर रहा हूँ या किसकी बात कर रहा हूँ, क्योंकि टू के साथ जब भी वर्ब आती है तो वो हमेशा प्रेजेंट ही होती है, और कोई टेंस नहीं हो सकता। सिंपल पास्ट में जाएंगे तो इट हैज टू बी सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब। सिंपल प्रेजेंट में या तो एस या ई एस लगेगा, अदरवाइज सिंपल फॉर्म रहेगी। पास्ट पार्टिसिपल में
थर्ड फॉर्म यूज की जाएगी और प्रेजेंट पार्टिसिपल के अंदर थर्ड फॉर्म यूज की जाएगी आईएनजी के साथ, विच इज कॉन्टिन्यूस टेंस। आई होप इट इज क्लियर। तो ये वर्ब फॉर्म्स की वर्ब्स की फॉर्म है। ओके, नाउ लेट्स टॉक अबाउट द सब्जेक्ट ऑफ अग्रीमेंट। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक एंड मोस्ट लाइकली हर एक एग्जाम में एक क्वेश्चन तो आता ही आता है। सब्जेक्ट ऑफ अग्रीमेंट बड़ा क्रूशियल है। क्यों क्रूशियल है? क्योंकि यहाँ पे हमें आइडेंटिफाई करना है कि वॉट एवर द सब्जेक्ट इज हैज टू अग्री विद द वर्ब एंड वॉट एवर द वर्ब इज हैज टू अग्री विद द सब्जेक्ट। सो दे बोथ शुड बी इन अग्रीमेंट टू ईच अदर। अभी इसका कंफ्यूजन भी है, वो भी समझ लेते हैं। भाई, इफ द सब्जेक्ट इज सिंगुलर वर्ब हैज टू बी सिंगुलर, मतलब अगर हमारे सब्जेक्ट में एस लग रहा है तो वो प्लूरल हो जाता है, लेकिन वर्ब में जब एस लगता है तो वो सिंगुलर हो जाती है। इसमें कंफ्यूज मत होना। ओके, अब इसको देखिए। वन ऑफ द नॉवेल्स दैट हैव चार्म्ड मी और वन ऑफ द नॉवेल्स दैट हैज चार्म्ड मी, कौन सा करेक्ट लगता है आपको, फर्स्ट और सेकंड? Sir, first. फर्स्ट। वी First. टॉकिंग अबाउट मैनी नॉवेल्स, राइट? आंसर मी, जस्ट Second, गॉट टू second, second. आंसर्स। Second ओके is ओके ओके ओके। सेकंड तो क्यों? क्योंकि वी सेकंड। आर टॉकिंग अबाउट, यस दिव्यांश बोलो। सर सेकंड। क्यों? सर क्योंकि एक की बात हो रही है ना, सिर्फ नॉवेल्स, सर वो थोड़ी करेक्ट। देखेंगे। वन ऑफ द नॉवेल्स, वन ऑफ द नॉवेल्स, तो हम सारे नॉवेल्स में से एक नॉवेल की बात कर रहे हैं, इसीलिए वन आना चाहिए, राइट? अब प्रैक्टिस कर लेते हैं इन क्वेश्चंस की कि ये होते कैसे हैं। लेट्स सी। प्रोनाउन प्रोनाउन कंसिस्टेंसी से पहले वेट अ मिनट। Here's the subject of agreement. Subject of agreement, as we talked about, if the subject is singular, verb has to be the singular. If subject is plural, verb has to be plural. So verbs do not form their plurals by adding s as nouns do. So keep this in mind. Both are contradictory. If noun has s, verb should not has s. If verb has s, noun should not have s. Let's see. Now I'm giving you some questions and confusions. Let's see. Look at the second sentence. आइडेंटिफाई करिए कि प्रिंसिपल वर्ब कौन सी है और उसमें क्या कोई गलती है या नहीं है। पहले तो प्रिंसिपल वर्ब को आइडेंटिफाई करिए। हम सब्जेक्ट ऑफ अग्रीमेंट देख रहे हैं गाइस, ठीक है ना? सर हैव होगा ना प्रिंसिपल वर्ब। हैव होगा, ठीक है। करेक्ट है, प्रिंसिपल वर्ब इज हैव। आपको ये देखना है कि ये सिंगुलर है प्लूरल है हैव। सब प्लूरल के लिए होगा ना? करेक्ट, हैव प्लूरल है। तो सब्जेक्ट प्लूरल है या सिंगुलर है, ये भी चेक करिए। सब प्लूरल है। सब्जेक्ट प्लूरल है, ठीक है। सब्जेक्ट क्या है बताइए? Radioactive chemicals and other contaminants. ठीक है, radioactive chemicals and other contaminants. So this is correct, right? Subject of agreement correct है इसमें. Is there anybody who feels it is incorrect? Please let me know.
Subject plural and verb have is also plural. Correct? Sorry, it's not correct. The verb should be has. यस सर, हैज होगा ना। बताइए दिव्यांश कैसे? सर आपने अभी बताया था ना, ऊपर ही बताया था कि दोनों कभी भी प्लूरल नहीं हो सकते और सिंगुलर नहीं हो सकते एट द सेम टाइम। नहीं 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 नहीं, वो सिर्फ एस के लिए बोला था मैंने। जैसे अगर मैं ये कह रहा हूँ बॉयज प्लेज वेल, नहीं, बॉयज प्ले वेल और अ बॉय प्लेज वेल। मेरा कहने का मतलब ये था कि एस दोनों में से एक जगह लगेगा, पर यहाँ एस नहीं लग रहा। सर आई थिंक हाई कंसंट्रेशन है, तो उसमें बिल्कुल, आया है, तो हाई कंसंट्रेशन ऑफ, मतलब बात हाई कंसंट्रेशन सबकी हो रही है, तो हैज आना चाहिए। वेरी गुड वशिता, करेक्ट आंसर। हमारा सब्जेक्ट कौन है? अ हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रेडिएक्टिव केमिकल्स एंड अदर कंटेमिनेंट्स। क्या है गाइस? दिस इज अ फ्रेज। कौन सा फ्रेज? प्रेपोजिशनल फ्रेज, बिकॉज ये प्रेपोजिशन के साथ आ रहा है। तो दिस इज प्रेपोजिशनल फ्रेज। इसे ऐसे समझिए जैसे मैंने कल सेंटेंस बोला था, कार ऑफ जॉन इज रेड इन कलर। कार ऑफ जॉन इज रेड इन कलर। मुझे बताइए, कलर में लाल कौन है? जॉन है कि कार है? कार थी, राइट? कार ऑफ जॉन। सिमिलरली, अ हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ समथिंग। तो ऑफ समथिंग इज नॉट समथिंग दैट वी आर फोकसिंग ऑन। तो इसे कहते हैं प्रेपोजिशनल फ्रेज। इसका ख्याल रखिएगा, इसी के बेसिस पे क्वेश्चंस काफी कंफ्यूज किए जाएंगे सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट के। आई होप इट इज क्लियर। ठीक है, नेक्स्ट, थर्ड वन। इन केस ऑफ नाइदर नॉर, या कुछ लोग इसको नीदर नॉर भी कहते हैं, तो इन केस ऑफ नाइदर नॉर और नीदर नॉर, यू हैव टू कीप इन माइंड दैट जो भी सब्जेक्ट के क्लोजेस्ट होगा ना, सॉरी वर्ब के क्लोजेस्ट होगा, उस सब्जेक्ट को हम काउंट करेंगे। जैसे वर्ब है यहाँ पे इज, इसके क्लोजेस्ट कौन सा सब्जेक्ट है? अ स्कूप ऑफ चॉकलेट आइसक्रीम। तो ऑफ चॉकलेट आइसक्रीम से हमें मतलब नहीं है, बिकॉज दैट इज अ प्रीपोजिशनल फ्रेज। सो फॉर अस अ स्कूप इज अ सब्जेक्ट। अ स्कूप इज सिंगुलर, हैंस इट इज। अगर यहाँ पे प्लूरल होता, रिगार्डलेस इसके पहले अ स्लाइस है मेनी स्लाइसेस है, डजेंट मैटर। We have to look at which noun or subject is closest to the verb in case of neither nor and either or। दोनों के केस में हमें ध्यान रखना है। आई होप इट इज क्लियर। राइट, समझ आ गया? ओके, परफेक्ट। लेट्स डू द फोर्थ वन। आइडेंटिफाई करिए प्रिंसिपल वर्ब कौन सा होगा। एग्जाम में अंडरलाइन होगा, सो नो नीड टू वरी। मैं भी कर देता हूँ अंडरलाइन। अब मुझे बताइए करेक्ट है इनकरेक्ट, बस इतना बता दीजिए। सर इनकरेक्ट। करेक्ट कर दीजिए अगर आपको लगता है इनकरेक्ट है तो। सर मेक्स हो जाएगा। मिक्स हो जाएगा। क्यों हो जाएगा मिक्स? So because we are talking about Joey Blogs, which is a person, like a singular thing, that's why makes use of it. ओके, ओके, ठीक है, हम जोई की बात कर रहे हैं, इसलिए इट शुड बी सिंगुलर। ओके फाइन, संभव, अंडरस्टूड। I did say कि this is the right answer, so you can share your understanding if you have others as well. सेम, ठीक है, तो इसका मतलब मेक करेक्ट आंसर है ना? तो मेक्स हाँ करेक्ट। सॉरी, मेक्स करेक्ट आंसर है ना? ओके ओके ओके। नहीं गाइस, मेक्स करेक्ट आंसर नहीं है। मेक्स इज अ रॉन्ग आंसर। अब लगाइए दिमाग। ये कॉमन मिस्टेक है सब्जेक्ट ऑफ Made अग्रीमेंट होगा। की। नहीं, मेड नहीं होगा, मेक ही होगा। देखो, मेक लिखें चाहे मेड लिखें, इसमें सब्जेक्ट ऑफ अग्रीमेंट का कोई रोल नहीं है भाई। क्योंकि मेड के लिए भी हम सिंगुलर प्लूरल दोनों के साथ यूज कर सकते हैं, मेक को भी हम यूज कर सकते हैं। तो ये वर्ब का टेंस चेंज कर रहा है, सिंगुलर प्लूरल चेंज नहीं कर रहा है। मेड को हम सिंगुलर के साथ भी यूज कर सकते हैं, प्लूरल के साथ भी यूज कर सकते हैं, राइट? हमें यहाँ पर इसको प्लूरल बनाना है। प्लूरल क्यों बनाना है वो समझना। हमने एक गलती करी क्या? हमें लग रहा है कि सेंटेंस में सब्जेक्ट जो है, नहीं, जो नहीं है।
जो नहीं है भाई, सेंटेंस बनता है ऐसे, पहले सब्जेक्ट आता है फिर वर्ब आती है, करेक्ट है। सब्जेक्ट के बाद में वर्ब आती है, वर्ब के पहले सब्जेक्ट अगर आएगी, सॉरी सब्जेक्ट के पहले अगर वर्ब आएगी तो वो तो क्वेश्चन बन जाएगा ना, राइट। जैसे वी आर स्टडिंग, आर वी स्टडिंग, क्वेश्चन मार्क लग गया, समझ गए आप। इसीलिए जोन ब्लॉक जो ही ब्लॉक्स नहीं हो सकता। अब आपको आसान होगा समझने में, यू कैन आस्क द वर्ब इटसेल्फ, वर्ब से पूछो, वो अपने आप बताएगी सब्जेक्ट क्या है। जैसे वॉट मेक जोई ब्लॉक्स अ कंप्लीटली अनअपीलिंग राइटर, what makes a Joe sorry what makes Joe Bloggs a completely unappealing writer? क्या आंसर आ रहा है आपके पास? Unrealistic plots and utterly unreadable content. एब्सोल्युटली, दो चीजें हैं सर। पहला हिज रिडिकुलसली अनरियलिस्टिक प्लॉट, दूसरा हिज अटरली अनरीडेबल कंटेंट। ये दोनों चीजें मिला के जोई ब्लॉग्स को कंप्लीटली अनअपीलिंग राइटर बना रही है, करेक्ट। अब बताइए कि ये दोनों चीजें जो हैं वो सिंगुलर होंगी या प्लूरल होंगी? वैसे तो प्लॉट्स आ गया यहाँ पर तो प्लूरल ही होना चाहिए, बट फिर भी क्योंकि दो चीजें हैं यहाँ पर, एक तो ये अनरियलिस्टिक प्लॉट्स हैं, दूसरा उसका अनरीडेबल कंटेंट है, दोनों चीजें मिला के उसको कंप्लीटली अनअपीलिंग राइटर बना रही हैं, इसलिए ये हो गया प्लूरल। क्योंकि हमने एक एस यूज कर लिया यहाँ पे, हम वर्ब में एस नहीं लगा सकते, अगर लगाएंगे तो ये सिंगुलर बन जाएगी। आई होप इट इज क्लियर। Yes, sir. यस, तो दिस इज हाउ यू नीड टू अंडरस्टैंड। अब आइए फिफ्थ के ऊपर। सर हाँ बोलो लेकिन बेटा। सर मेक और मेड मेड क्यों नहीं लगाया गया सर? ओके, अगर मेक को मैं मेड लगा दूंगा तो बेटा मैं पूरा मीनिंग चेंज कर दूंगा सेंटेंस का। मतलब सेंटेंस अगर प्रेजेंट में हो रहा है तो वो पूरा पास्ट में चला जाएगा, नंबर एक। नंबर दो रीजन कि हम यहाँ पे सब्जेक्ट ऑफ अग्रीमेंट कर रहे हैं और ये क्वेश्चन बन जाएगा वर्ब टेंस का। ठीक है। ओके ठीक है, ओके। फिफ्थ वन प्लीज। सर आर। आर, ठीक है। यस, आर इज द मेन वर्ब। क्या ये सही है या ये सिंगुलर होना चाहिए? सर इज हो जाएगा ना? क्यों? बिकॉज एन अंडरस्टैंडिंग करेक्ट चाहे। आंसर। हाँ। ऑफ आयरनी और सरकाजम से हमें कोई मतलब नहीं है, दैट इज अ प्रीपोजिशनल फ्रेज। सो फॉर अस द सब्जेक्ट शुड बी एन अंडरस्टैंडिंग, so it should be is, not are, right everybody? Good. Let's do the 10th one please. सर आर। are, ठीक है, करेक्ट है, आर है। अब ये करेक्ट है या नहीं, ये हमें आइडेंटिफाई करना है। सर इज आना चाहिए ना आर की क्यों? जगह। क्यों? सर ईच ऑफ द कंटेस्टेंट्स। करेक्ट। So out of all the contestants we are talking about each and every contestant, that is why it has to be counted as singular. So R is incorrect and there should be is. भाई सब्जेक्ट ऑफ अग्रीमेंट समझ आ गया ना? ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सर आर कब यूज करते हैं ऐसे सेंटेंसेस में? लाइक वो कब यूज होता है? आर तब यूज होगा जब हम बात करें द कंटेस्टेंट्स इन द बॉडी बिल्डिंग कॉम्पिटिशन आर रिक्वायर्ड टू पार्टिसिपेट, सर ईच व्हाट ऑफ द अबाउट हट जाएगा। सर व्हाट अबाउट अगर अपन एक पर्टिकुलर ग्रुप के बारे में बात करें फिर भी इज यूज होगा क्या? नहीं होगा Like, ऑब्वियसली, अगर आप ग्रुप के बारे में बात करें तो क्यों यूज होगा ग्रुप? नहीं लाइक शेयर किसका कंटेस्टेंट्स में आप एक ग्रुप एक जैसे लाइक एक वेट कैटेगरी हो गई तो उसके लिए क्या यूज करेंगे? तो आई विल हैव टू हैव दैट क्लैरिटी इन द सेंटेंस। ठीक है। अगर मैं ग्रुप के बारे में बात कर रहा हूँ इट इज सिंगुलर, नहीं बात कर रहा प्लूरल, सिंपल। ओके सर। ठीक है, ओके। दिस इज व्हाट ऑल अबाउट। ठीक है, आई थिंक वी हैव डन ऑल दीज सब्जेक्ट ऑफ अग्रीमेंट क्वेश्चंस। एक लास्ट है, एट्थ कर लीजिए बस। एट्थ,
So R. वेरी गुड. So वहाँ पे सेम एज ही आ जाएगा आई थिंक. क्यों? आइदर है ना. करेक्ट. सो क्लोजेस्ट वर्ब कौन सी है? सॉरी, वर्ब कौन सी है? आर. उसके क्लोजेस्ट सब्जेक्ट कौन सा होगा? फिजिक्स. फिजिक्स सिंगुलर प्लूरल? singular. सिंगुलर. Clear answer, guys. So it should be is. Perfect. So I hope subjective agreement आपको समझ आ गया है. How to identify. Correct. Questions कैसे बनेंगे, कैसे उन्हें सॉल्व करना है, we'll be looking at those questions as well. पर इससे आगे चलते हैं, प्रोनाउन एम्बिग्विटी को देखते हैं. हम्म. I hope the screen is visible to you. Okay, look at this sentence. Noun pronoun agreement means if the noun is singular, pronoun has to be singular. If the noun is plural, pronoun has to be plural. भाई लॉजिक भी तो सिंपल है ना. प्रोनाउन क्या करते हैं? नाउन को नाउन को रिप्लेस करते हैं. Replace. नाउन की जगह पे आते हैं और उसको रिप्लेस करते हैं. तो अगर हम प्रोनाउन यूज कर रहे हैं तो इसका मतलब किसी नाउन के लिए यूज कर रहे होंगे. अब अगर नाउन ही सिंगुलर है तो प्रोनाउन प्लूरल कैसे हो सकता है? अदरवाइज रीडर विल गेट कंफ्यूज, राइट? इसीलिए it's written that agreement often means agreement in number. Hence, a singular pronoun has to refer to a singular noun and vice versa. Sentence देखिए. The bald eagle was given special protection so that its extinction could be prevented. यहाँ पे its को underline कर रखा है because its is referring to bald eagle, and because it is singular, that's why they have written its. Otherwise, it could have been written their extinction. Clear? सर बट रिस्पेक्ट के लिए तो दे लिखते हैं ना कभी कभार. वो अपने हिंदी में चलता है बेटा, इंग्लिश में नहीं चलता. जैसे व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट पेरेंट्स तो हम लिख देते हैं दे आर कमिंग. नहीं, दैट्स रॉन्ग. बट नहीं, दे रॉन्ग नहीं है. पेरेंट्स के लिए लिख सकते हैं. जैसे पापा के लिए बोल रहा हूँ ना मैं, लाइक माई फादर इज कमिंग, तो वहां पे दे आर कमिंग इज रॉन्ग. वहां पे ही इज कमिंग ही बोला जाएगा. ठीक है. ओके सर. हाँ. अब प्रोनाउन में एक तो ये मिस्टेक होती है, दूसरी होती है एम्बिग्विटी. एम्बिग्विटी जैसे, ध्यान से सुनना. डोंट फोकस ऑन व्हाट इज रिटन, बट आई एम जस्ट स्पीकिंग. सेंटेंस कुड बी tonight Rahul and Ritesh are coming, and he will bring sweets. सर गलत है ना. क्यों? सर इसमें ही मेंशन नहीं करा ना कौन है. हाँ, इसमें पता नहीं चल रहा था कौन सा ही है. एग्जैक्टली exactly. ये है कंफ्यूजिंग. इसे कहते हैं प्रोनाउन एम्बिग्विटी. प्रोनाउन में एम्बिग्विटी रह गई. जैसे देखिए, Scott visited Eric after his discharge from the army. Don't know who discharged. Correct? तो इस तरह के क्वेश्चंस क्रिएट किए जा सकते हैं. कैसे होंगे वो हम डिस्कस करेंगे अभी, बट ये बेसिक थे. Now we'll move towards the adjective and adverbs. कोई क्वेश्चन प्रोनाउन में और वर्ब में तो बता दीजिए. नहीं है? देन आई विल हैव. बहुत अच्छे. ये कुछ 10 क्वेश्चंस हैं, फटाफट से कंप्लीट कर लीजिए. इनके आंसर्स मार्क कर लीजिए, फिर वन बाय वन डिस्कस करेंगे. एंड लिखने से काम नहीं चलेगा. आई वांट यू टू स्पीक अप. सो टेक योर टाइम.
10 क्वेश्चंस हैं आई थिंक 5 मिनट्स भी ज़्यादा है बट ठीक है 5 मिनट्स टाइम शुड बी इनफ Shall we begin? Let's start with the first one. What do you think is the answer? One, when one is successful, dash should enjoy it. What should be the answer? He. One should He. enjoy it. One should enjoy it. See, what is the subject here? One. Pronoun चाहिए one के लिए तो one ही use नहीं करेंगे. होता. ठीक है? So when one is successful, one should enjoy it. Next, each of the students presented dash There. thesis. There. EIR मतलब. नहीं. There नहीं होगा, his और her होगा क्योंकि each is singular. His. Each is singular. Hence, it has to be each of the students presented his slash her thesis. अब एग्जाम में क्या होगा? ऑप्शंस आप देख सकते हैं वहां पर अगर his लिखा है तो his, her लिखा है तो her. Generally, by default, accepted is his. Clear? Next. Anyone who goes to college is in for the best years of dash life. His, her. His and her. Why? Yes, sir. How did you identify बेटा? तो ये anyone है ना. Sir, मतलब. anyone. Yes, sir. Anyone है. अब देखो दो दो इंडिकेटर है. There Anyone है is. और goes है. Anyone singular, goes भी singular. ठीक है? So you can identify that has to be a singular answer. पॉजिटिव समझ गए ना बेटा? Next one. According to the some analyst, the gains in the stock market reflect growing confidence that dash economy will avoid the recession dash many had feared earlier and instead will come. What do you think is the answer? Sir, That.
Sorry, सर इट। it. Okay. Someone said something else. That. That. Very good. देखो, it यहाँ पे आएगा या that आएगा यहाँ पर, पहले समझते हैं हमें चाहिए क्या, राइट? It भी प्रोनाउन है और that भी प्रोनाउन है, but over here That they are saying, according to some analysts, the gains in the stock market reflected growing confidence that the economy will avoid the recession that many had feared earlier. It many had feared earlier? No, not possible. Clear? So it has to be that. कोई कंफ्यूजन हो तो बिल्कुल पूछ सकते हैं, नहीं है? ठीक है, नेक्स्ट। ये एक अच्छा क्वेश्चन है। द ज्यूरी वॉज सिक्वेंस्टेड, सॉरी, क्या है ये? Sequestered. Okay. The jury was sequestered until Dash reached a verdict. सर इसमें इट होगा ना? It. Okay. Yes. इसमें it होगा। यस। पहले बिखरी हुई थी जब तक कि वो वर्डिक्ट पे ना पहुंच गई। अब देखिए, इसको ध्यान से समझना। ज्यूरी सिंगुलर की तरह यूज किया जा रहा है यहाँ पर, लेकिन ये प्लूरल भी बन सकता है सेंटेंस इन केस if a group is combined as a combination, as a combined one group, they are doing something, it is singular. अगर ग्रुप बिखर जाता है, ग्रुप अलग हो जाता है, तो ये प्लूरल बन जाएगा। इज इट क्लियर? Yes, sir. example, जैसे कि I repeat, the jury is divided in their opinions. Let's say the sentence is this: the jury is divided in their opinions. यहाँ एक करेक्ट सेंटेंस है या नहीं है? आई एम आस्किंग। जो सर सेंटेंस मैंने इनकरेक्ट लिखा है, होगा क्या ना? ये करेक्ट है? नहीं, सॉरी, दोबारा बोलिए सर दिव्यांश। इनकरेक्ट होगा ना? ओपिनियन होगा ना कैसे? सर? ओपिनियन होगा, ओके। बस इसके अलावा सब Incorrect, सही है? sir. Incorrect. क्या गलत है बाकी? Sir, because we are talking about opinions, that means here we are treating jury as not like a single unit, but a lot of people in that one thing. करेक्ट, तो सर वो वहाँ करेक्ट, पे इज नहीं आना चाहिए। करेक्ट है, एब्सोल्युटली राइट। इट शुड बी आर। देखो, मैंने जो लिखा है ना, वो एक्चुअली गलत है। पूछो कैसे? यहाँ मैंने लगा दिया इज विच इज सिंगुलर, यहाँ मैंने लगा दिया देयर विच इज प्लूरल। तो भाई देयर किसके लिए आ रहा है? जूरी के लिए, राइट? जूरी को तो मैंने सिंगुलर बना रखा है, इज लगा रखा है, विच इज रॉन्ग। सो इट शुड बी आर। ज्यूरी आर डिवाइडेड इन देयर ओपिनियंस, ये करेक्ट है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ज्यूरी बिखर गई है, अलग अलग हो गई है। सो वी टॉकिंग अबाउट अलग अलग इंसान। इसका ये अंडरस्टैंडिंग है, इसका ये अंडरस्टैंडिंग है, इसीलिए ये प्लूरल की तरह काउंट किया जाएगा। बट अगर आई एम सेइंग कि द ज्यूरी हैज डिसाइडेड द डिसीजन, अब यहाँ पे ये सिंगुलर बॉडी बन गई क्योंकि इन्होंने एज अ ग्रुप दे हैव डन वन थिंग। इज इट क्लियर? yes sir. राइट। तो ये है अंडरस्टैंडिंग। नेक्स्ट प्लीज। तो यहाँ पे ज्यूरी कैसे आएगा? एज ए सिंगुलर आएगा और इट आएगा। It reached a verdict. Next, please. One thing everyone knows about television news is that Dash is It biased. It. 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 Absolutely correct. It is biased. Next है, the guitar player is more talented musician than Dash is. it is He or she. Yoshi. Yes. Than he or she is. I'm not sure which one he's talking about. That's why we'll be writing in this way. But in the exam, you'll be getting the option. Based on that, you'll be picking the singular option. Okay? Next. No one else laughed at the joke because it was between him and. ये interesting है. I. Okay. But how do we know कि I की बात कर रहे हैं या किसी और की बात? बताइए, आप ऑप्शंस दीजिए ना मुझे, क्या हो सकता है? और Them. ओके, ठीक है। तो जितने भी ऑब्जेक्टिव प्रोनाउंस हो सकते हैं वो ऑप्शंस हो सकते हैं। या तो क्या आएगा? आई। पर आई पॉसिबल नहीं है। क्यों नहीं आई पॉसिबल? आई रॉन्ग भी है एट द सेम टाइम, क्योंकि हम यहाँ पर यूज कर रहे हैं ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन।
ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन के साथ हम आई नहीं लगा सकते बिकॉज आई एक सब्जेक्टिव प्रोनाउन है, राइट? आई से सेंटेंस शुरू होता है, आई से खत्म नहीं हो सकता सेंटेंस। तो खत्म किससे होता है? मी से। तो Me. मी कुड कम, राइट? बट आई तो पॉसिबल ही नहीं। तो मी आ सकता है, हर आ सकता है, या देम आ सकता है, राइट दिव्यांश? हर भी आ सकता है। तो जो भी ऑब्जेक्टिव प्रोनाउंस है दे कुड कम। आई एम नॉट श्योर व्हाट विल बी हियर बिकॉज दैट डिपेंड्स ऑन द मीनिंग वाइज, बट विल चेक द चॉइसेस एंड अकॉर्डिंगली वी कैन, करेक्ट? आगे बढ़ते। Many international journalists surveyed which view nuclear station as unsafe as a present feel that dash could be made sufficient safe in the future. It क्या आंसर होगा इसका? It. ओके, इट किसको रेफर करेगा बताइए? दे होगा सर, दे। दे किसको रेफर करेगा? पावर स्टेशंस। पावर Yes, स्टेशन दे। प्लूरल है, yes. इसलिए दे आएगा। अब आप सॉल्व नहीं कर रहे हो व्हाट साउंड्स गुड टू यू, यू आर एक्चुअली अंडरस्टैंडिंग द लॉजिक एंड देन यू आर प्रोवाइडिंग द आंसर्स। आई होप इट इज क्लियर, राइट? ठीक है, आगे बढ़िए, 10th बताइए। देर। सर आगे 10th वाला तो बहुत देर इंटरेस्टिंग। होगा। ओके, आखिरी वाला देर होगा, ये इंटरेस्टिंग है, मैं बताता हूँ अभी कैसे। देर आंसर है सबका? नो अदर आंसर? ठीक है, देयर आंसर होगा, करेक्ट है, देयर टायर्स। अब आप सोचिए देयर किसको रेफर कर रहा है? Car owners. कार ओनर्स, बिल्कुल ठीक बात है। तो देयर कर रहा है कार ओनर्स को, तो अब ये कार ओनर्स के टायर्स हैं, करेक्ट? करेक्ट, कार ओनर्स के टायर्स हैं, कार के टायर्स नहीं है, कार ओनर्स के टायर्स। दिस इज द सेंटेंस मीन्स विच इज करेक्ट, यही है इसका मीनिंग। ठीक है, अंडरस्टूड? सो हमने दो टॉपिक किए अभी तक, वर्ब किया, प्रोनाउन किया। कोई क्वेश्चन है तो बताइए जरा, अभी तक कोई भी क्वेश्चन है यू कैन आस्क। एक्सक्यूज मी सर। यस प्लीज। सर जो लास्ट वाले का जो सेकंड फिल इन द ब्लैंक्स है उसका आंसर क्या है? लास्ट वाले का सेकंड फिल इन द ब्लैंक्स कौन सा वाला था बेटा? बूस्ट के बाद और व्हीकल से पहले। देयर। ओके सर। और सर पहले वाले क्योंकि का? कंफ्यूजन नहीं है यहाँ पर, क्योंकि ये पूरा का पूरा जो सब्जेक्ट है ना वो प्लूरल ही है, इसमें सिंगुलर नाउन है ही नहीं, इसलिए कंफ्यूजन ही नहीं है, प्लूरल ही आएगा दोनों जगह पे, देयर देयर आंसर आए। ठीक है, यस सर सर। एक बार आपने वो जो ऊपर समझाया था ना सर, जूरी वाला, हाँ, जिसमें आपने बोला था एक यूनिट की तरह काम करते हैं, अलग अलग काम करते हैं, सर वो समझा राइट, दीजिए। वो दोबारा समझा दो, बिल्कुल समझा देते हैं आपको। तो इसको ऐसे समझिए कि क्रिकेट टीम की बात करते हैं, नहीं क्रिकेट टीम नहीं, लेट्स से, हाँ, इंडिया हैज वॉन द मैच, इंडियंस, इंडिया हैज वॉन द मैच। अब यहाँ पे आई एम काउंटिंग इंडिया एज अ सिंगुलर कंट्री और सिंगल एंटिटी, करेक्ट है? यस सर। करेक्ट। जैसे जूरी की हमने बात करी, वी वर काउंटिंग दैट जूरी एज अ सिंगुलर एंटिटी, तो हमने उसको सिंगुलर काउंट किया। लेकिन अगर कहीं पे उनके ओपिनियंस डिवाइडेड हो जाते हैं, क्रिकेट टीम इज फाइटिंग वेरी वेल विद अदर टीम, लेकिन अगर क्रिकेट टीम में अगर खुद के कोई प्रॉब्लम हो जाती है, या क्रिकेट टीम में विद इन हम बात कर रहे हैं कि दे हैव सम डिफरेंट डिफरेंट एस्पेक्ट्स, तो वहां पे उसको प्लूरल की तरह काउंट किया जाएगा। इसको समझने का आसान तरीका इसको ऐसे समझिए कि जब आप कॉन्टेक्स्ट देख रहे हैं तो आप उस कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से समझेंगे कि वहां पे हम सिंगुलर काउंट कर रहे हैं या प्लूरल काउंट कर रहे हैं, कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से। क्लियर? सो जूरी हैज गिवन अ वर्डिक्ट, इसका मतलब जूरी ने कोई वर्डिक्ट दे दिया है, अपना कंबाइंड रूप से एक आंसर दे दिया है, वी विल बी काउंटिंग इट एज अ सिंगुलर। अगर जूरी आर डिवाइडेड इन देयर ओपिनियंस एंड हैवेंट concluded its verdict yet,
इट मीन्स इसके जो ओपिनियंस है वो डिवाइडेड है। समझ आया? मैं समझा पाया? ओके सर, राइट। अच्छा, एक क्वेश्चन है मेरा, पुलिस को हम सिंगुलर काउंट करेंगे या प्लूरल? बताइए। सर डिपेंड करता है ना। ओके। पुलिस एक्सेप्शंस में से एक है गाइस, पुलिस एक्सेप्शंस में से एक है। पुलिस को हमेशा हम प्लूरल काउंट करेंगे। ओके। और आर्मी को हमेशा सिंगुलर काउंट करेंगे। ये एक्सेप्शंस हैं, प्लीज इन्हें याद कर लीजिएगा एज इट इज। इसके पीछे ऐसा कोई लॉजिक नहीं है। ये क्या है, जो इंग्लिश थी ना, ये 17th सेंचुरी में इवॉल्व हुई थी। तो उस समय की परिस्थितियों के और सिचुएशंस के आधार पे इन लोगों ने इसको ऐसे ही काउंट किया है। इसीलिए TO2 होता है तो GO गो नहीं होता है, क्योंकि वो उस कॉन्टेक्स्ट में बनाए गए हैं। इनके पीछे लॉजिक नहीं है। सो आई रिपीट, पुलिस इज प्लूरल, ऑलवेज प्लूरल। पुलिस आर कमिंग, पुलिस इज कमिंग इज रॉन्ग अकॉर्डिंग टू ग्रामर। आपके कानों को बुरा लग सकता है, बट दैट इज ट्रू। और आर्मी इज कमिंग, आर्मी हैज बीन डिप्लॉयड, ये हमेशा सिंगुलर ही रहेगा। आई होप ये दोनों कॉन्टेक्स्ट क्लियर हो गए, राइट? अंडरस्टूड? यस और नो गाइस? यस सर। यस। ठीक है। अब पार्ट ऑफ स्पीचेस में हमने देख लिया नाउन क्या है, वर्ब हो गया, प्रोनाउन हो गया, और कंजंक्शंस और क्या था, कंजंक्शंस और प्रीपोजिशंस भी थोड़ा सा समझ लिया था। अब खाली बचते हैं दो टॉपिक, जो है एडवर्ब एंड एडजेक्टिव्स। थोड़ा सा फास्ट चल रहा हूँ तो मैं दोनों भी अभी कराना चाहता हूँ। ठीक है, आई होप देयर इज नो प्रॉब्लम। ज्यादा कुछ है नहीं उनमें भी, वैसे आसानी से हो जाएंगे। क्वेश्चंस कहाँ से बनेंगे वो मैं आपको ही बता दूँ। तो एडजेक्टिव और एडवर्ब्स दोनों को इकट्ठे कहते हैं मॉडिफायर्स। ओके। एडजेक्टिव एंड एडवर्ब्स दोनों को कंबाइंड रूप में कहते हैं मॉडिफायर्स। मॉडिफायर्स क्यों कहते हैं? मॉडिफायर्स इसलिए कहते हैं क्योंकि ये मॉडिफाई करते हैं। ऐसे वर्ड्स जो किसी को मॉडिफाई करें वो मॉडिफायर्स होते हैं। अब देखो, नाम से पता लग रहा है एड वर्ब, यानी वर्ब को ऐड करता है, एडिशनल टू द वर्ब्स इज कॉल्ड एडवर्ब्स। तो ये किस किस को मॉडिफाई करते हैं, और एडजेक्टिव्स किसको मॉडिफाई करते हैं? पहले समझते हैं एडजेक्टिव्स को। एडजेक्टिव मॉडिफाई करते हैं नाउन को और प्रोनाउन को। तो ऐसे वर्ड जो नाउन और प्रोनाउन को मॉडिफाई करते हैं उन्हें हम एडजेक्टिव्स कहते हैं। जैसे देखिए यहाँ पर, कौन सी मेल? एनी मेल। कौन सा हाउस? माई हाउस, योर्स हाउस, न्यू हाउस, हिज हाउस, गोल्डन हाउस, बिग हाउस, ये सब एडजेक्टिव्स हैं। आई होप इट इज क्लियर। ठीक है, एडजेक्टिव क्लियर है? क्या करते हैं ये बताते हैं, व्हाट काइंड, विच वन, हाउ मेनी, ये इनके प्रोसेस होता है। दिस इज कॉल्ड एडजेक्टिव्स। आगे बढ़ते हैं एडवर्ब्स की तरफ। एडवर्ब्स क्या करते हैं? ये किस किस को मॉडिफाई करते हैं? दे मॉडिफाई वर्ब, एडजेक्टिव और अनदर एडवर्ब, ये इनको मॉडिफाई करते हैं। वर्ब को, एडजेक्टिव को और अनदर एडवर्ब को। जैसे मैंने कहा, दिस हाउस इज वेरी ब्यूटिफुल। अब यहां पर ब्यूटीफुल किसके लिए आ रहा है? हाउस के लिए। तो ब्यूटीफुल क्या हो गया? एडजेक्टिव। और वेरी क्या, क्यों आ रहा है यहाँ पर? वेरी आ रहा है ब्यूटीफुल के लिए, तो वेरी हो जाएगा एडवर्ब। इज इट क्लियर? ठीक है, अंडरस्टूड, गुड। तो एडजेक्टिव एडवर्ब्स क्या है? मॉडिफायर्स हैं, मॉडिफायर्स। अब इनसे एक एरर बनती है, मैं आपको पहले एरर दिखा देता हूं। ये आपके एग्जाम में पूछी जा सकती है, वेरी हाई एंड चांसेस। आज हम सारे 8 पार्ट ऑफ स्पीचेस कर लेंगे, मतलब 7 पार्ट ऑफ स्पीचेस। और कल की क्लास में हम क्वेश्चंस करेंगे इससे रिलेटेड। ठीक है, तो अंडरस्टैंडिंग आज बिल्टअप हो रही है, कल हम एग्जीक्यूशन करेंगे। ये मिसप्लेस मॉडिफायर बहुत कॉमन एरर है, और अनकॉमन एरर है, सॉरी, और बहुत वियर्डो है, लेकिन पूछी जा सकती है। ठीक है, और एडवांस, आजकल की एडवांस इंग्लिश में ये बहुत कॉमनली एरर हो रही है, ध्यान से देखिए।
क्या कोई इसमें एरर है? इन दोनों सेंटेंसेस में कोई एरर दिख रही है क्या आपको? चेक करके बताइए। सर फर्स्ट वाला तो करेक्ट है, सेकंड वाले में स्टंक्स हो जाएगा ना? सेकंड वाले में क्या हो जाएगा? सर स्टंक्स। स्टंक। वो नहीं आना चाहिए ऐसा। सर स्टंक्स हो जाएगा ना, एस लग जाएगा स्टंक। क्यों? सर क्योंकि स्कॉर्पियन सिंगुलर हो गया ना। बेटा ये पास्ट है, सिंपल पास्ट है ये जो सेंटेंस लिखा है ना, स्कॉर्पियन स्टंग मी, ये सिंपल पास्ट है। मतलब बिच्छू ने काटा, पास्ट। अच्छा। Sir, subject is missing according to me. वंडरफुल पाकी। दिस इज व्हाई इट इज नोन एज मिसप्लेस्ड मॉडिफायर। देखो, नाम बता रहा है कि भाई मॉडिफायर जो है वो मिसप्लेस हो गया है। मतलब रनिंग डाउन द स्ट्रीट अ ब्रिक फेल ऑन माई हेड। आई एम आस्किंग, ये वर्ब से स्टार्ट हो रहा है ना, रनिंग डाउन द स्ट्रीट, ये पार्टिसिपल है। पार्टिसिपल समझते हैं क्या? पहले ही बताइए। जेरैंड और नो सर। पार्टिसिपल नाम सुना है कभी? Sir. नो सर, नो सर। तो फटाफट से समझ लीजिए, एक मिनट। GERAND, जेरैंड और पार्टिसिपल, ये होते क्या है? GERUND, जेरैंड की स्पेलिंग ये है, आई एम सॉरी। और पार्टिसिपल, जेरैंड नाउन होता है, नाउन का एक टाइप है, एंड इट्स वेरी कॉमन नाउडेज। तो पहले जेरैंड को समझते हैं। जेरैंड क्या है? सेंटेंस देखिएगा। I am asking, sorry, sentence says smoking is not permitted here, or maybe smoking is injurious to health, smoking is bad, whatever the case may be. But the point is, smoking is not permitted here. इसमें subject क्या है बताइए? Smoking. Correct. Smoking is the subject, but smoking तो verb लग रहा है ना हमें। Smoking तो verb दिखता है हमें, क्योंकि smoking verb ही है, लेकिन इस sentence में वो subject बन गया। Smoking इस subject में subject बन गया है। तो ऐसा कोई वर्ब जो सब्जेक्ट बन जाए, जो नाउन बन जाए, उसे जेरैंड कहते हैं। अंडरस्टूड? जैसे रीडिंग, रीडिंग इज द बेस्ट एक्टिविटी, रीडिंग इज द बेस्ट एक्टिविटी फॉर लर्निंग। अब यहाँ पे रीडिंग क्या है? रीडिंग मतलब पढ़ना, पढ़ना साउंड्स लाइक अ वर्ब, बट इन दिस सेंटेंस रीडिंग इज द बेस्ट एक्टिविटी फॉर लर्निंग इज हैज बिकम नाउन। सेकेंड सेंटेंस, लेट्स से स्विमिंग इज द बेस्ट एक्सरसाइज, स्विमिंग वर्ब होता है, लेकिन इस सेंटेंस में क्या बन गया? सब्जेक्ट। तो ये जेरैंड कहलाएगा। यानी कि ऐसा कोई भी वर्ब जो सब्जेक्ट बन गया है उसे क्या कहेंगे? सब्जेक्ट बन गया मतलब नाउन बन गया है, उसे जेरैंड कहेंगे। क्लियर? याद रहेगा? यस गाइस, यस और नो? स्टूडेंट्स भी कम हो गए, ज्यादा Yes, लेट तो नहीं sir. हो गए हम लोग क्लास में? Yes, sir, याद रहेगा. याद रहेगा, ठीक है। अगला है पार्टिसिपल। पार्टिसिपल का मतलब क्या होता है? ये देखिए, पार्टिसिपल मतलब ऐसे वर्ब जिनसे सेंटेंस स्टार्ट होता है, ऐसी वर्ब जिससे सेंटेंस स्टार्ट हो सकता है उसे पार्टिसिपल कहते हैं। अगर वो आईएनजी में है तो वो प्रेजेंट पार्टिसिपल है, अगर वो थर्ड फॉर्म में है तो वो पास्ट पार्टिसिपल है। ठीक है, सेंटेंस देख लेते हैं। कैसे? देखिए, बॉइलिंग डज नॉट ऑलवेज रिड्यूस द, नहीं ये नहीं होगा। अराइविंग लेट, मैरी सेट इन द बैक रो।
अराइविंग लेट, तो सेंटेंस किससे शुरू हो रहा है? अराइविंग लेट से। और अराइविंग यहाँ पे वर्ब की तरह यूज किया जा रहा है और वर्ब ही है, तो ये पार्टिसिपल है। अगर ये वर्ब की तरह यूज, जैसे स्पीडिंग टुवर्ड्स द फिनिशिंग लाइन, भी नहीं, ये देखो ये सेंटेंस है यहाँ पे, बॉइलिंग डज नॉट ऑलवेज रिड्यूस द न्यूट्रिशनल वैल्यू ऑफ फूड। अब ये वर्ब है, जनरली हमें वर्ब की तरह यूज करते हैं, लेकिन इस सेंटेंस में ये नाउन बन गया, इस सेंटेंस में ये नाउन बन गया, तो ये हमारा जेरेंड कहलाएगा। क्लियर? ये हमारा जेरेंड कहलाएगा। लेकिन यहाँ पे सेंटेंस शुरू हो रहा है वर्ब से, ओके, और ये वर्ब ही है, चेंज नहीं हुई है, क्योंकि जनरली सेंटेंस किससे शुरू होता है गाइस? नाउन से शुरू होता है, पर ये यहाँ पे नाउन नहीं है, वर्ब की तरह ही रुकी हुई है, तो इसलिए इसको हम पार्टिसिपल कहेंगे। तो whenever you see guys that sentence is starting with a participle verb and it is modifying rightly, it should modify rightly, such as who arrived late? I'm asking, who arrived late? कौन लेट आया गाइस इस सेंटेंस में? मैरी। मैरी। इस फ्रेज के जस्ट बाद कौन है? मैरी, तो मैरी अराइव्ड लेट। नेक्स्ट, स्पीडिंग टुवर्ड्स द फिनिश लाइन, who is speeding towards the finish line? विल। वेल। सो वर्ब का एक प्रॉपर्टी है, वर्ड फ्रेज का एक प्रॉपर्टी होता है, फ्रेज का प्रॉपर्टी ये होता है कि जो भी उसके पहले और बाद में आता है ना, ये उस पे लाई करती है। तो स्पीडिंग टुवर्ड्स द फिनिश लाइन, ये एक फ्रेज है, किस पे लाई कर रही है? विल पे। हु इज स्पीडिंग टुवर्ड्स द फिनिश लाइन? विल। सिमिलरली, अब इससे एरर कैसे बनती है वो देखिए। रनिंग डाउन द स्ट्रीट अ ब्रिक फेल ऑन माई हेड, माई क्वेश्चन इज हु इज रनिंग डाउन द स्ट्रीट? सर आई। नहीं, हमने अभी समझा, ये फ्रेज है, फ्रेज की प्रॉपर्टी होती है दैट इट लाइज, जो इसके पहले या बाद में आता है, सब्जेक्ट इसके पहले या बाद में आएगा, उसको ये मॉडिफाई करेगी। तो यहाँ पे रनिंग डाउन द स्ट्रीट मॉडिफाई कर रही है अ ब्रिक को। सो हु इज रनिंग डाउन द स्ट्रीट? अ ब्रिक इज रनिंग डाउन द स्ट्रीट। ऑब्वियसली ये गलत है, हम समझ रहे हैं, इसका मीनिंग गलत बन रहा है, इसीलिए तो ये एरर है। तो हमें क्या करना चाहिए? इसको करेक्ट करना चाहिए। कैसे करेक्ट करेंगे? दो तरीके हैं, या तो फ्रेज को ही हम सब्जेक्ट दे दें और क्लॉज बना दें, या फिर जिसको मॉडिफाई कर रही है वो उसके आगे लगा दिया जाए। जैसे अभी था कि अराइविंग लेट, कौन अराइव लेट हुआ? मैरी, तो उसके आगे लिखा हुआ था। वैसे ही यहाँ पे हम लिख सकते हैं आई वॉज रनिंग डाउन द स्ट्रीट, अ ब्रिक फेल ऑन माई हेड, और मे बी वी कैन से रनिंग डाउन द स्ट्रीट आई गॉट हिट बाय अ ब्रिक। आई होप इट इज क्लियर। ये है मिसप्लेस मॉडिफायर, क्वेश्चंस कैन बी आस्क्ड फ्रॉम दिस एज वेल। कंफ्यूजिंग है ना? ये मेरा फेवरेट सेंटेंस है। While watching TV, the phone rang. My question is, who is watching TV? According to the sentence, who is watching TV? According to the sentence, the phone. Correct. यस सर, द फूल। According to the sentence, the phone is watching TV, क्योंकि सब्जेक्ट है ही नहीं इसमें। तो जब सब्जेक्ट नहीं है तो सेंटेंस तो बनेगा ना, तो इसीलिए वो उसी पे लाई करेगी जो नाउन वहां प्रेजेंट होगा। फोन प्रेजेंट है, फोन पे लाई करेगी, सिंपल। कैसे करेक्ट करें? while I was watching TV, लीजिए अब फ्रेज बची नहीं है। now it has become a dependent clause, लास्ट वाला सेंटेंस इंडिपेंडेंट क्लॉज, करेक्ट सेंटेंस। आई होप इट इज क्लियर। यस सर। So we have done Okay. learning. Yes, सर अगर अपन इसको करेक्ट कर देते कि रनिंग डाउन द स्ट्रीट आई गॉट हिट बाय अ ब्रेक, तो फिर वो पार्टिसिपल बन जाता। हाँ जी, वो पार्टिसिपल ही है। पार्टिसिपल सिर्फ एक वर्ब होती है बेटा, अच्छा। ठीक है? ओके। जैसे रनिंग डाउन द स्ट्रीट से सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है, पार्टिसिपल इज अ वर्ब, बस फर्क ओके। इतना सा है कि उससे सेंटेंस शुरू होता है, उसे पार्टिसिपल कहते हैं बस। ओके। हमें लर्न ही नहीं करना पार्टिसिपल क्या होता है, फॉरगेट इट। हमें जाना ही नहीं है डिटेल्स में, अपने को क्या समझना है ग्रामर में, अपने को तो बस ये समझना है कि यूसेज क्या है, वो इंपॉर्टेंट है अपने लिए। नाम भले ही कुछ भी, डजंट मैटर एट ऑल, करेक्ट ना? यस सर।
परफेक्ट गाइस, हमने कंप्लीट कर लिए हैं पार्ट ऑफ स्पीचेस। नाउन क्या है, प्रोनाउन क्या है, वर्ब क्या है, एडजेक्टिव क्या है, एडवर्ब क्या है, प्रीपोजिशंस क्या है और कंजंक्शंस क्या है। कंजंक्शंस आर एक्चुअली फैन बॉयज, ये मैंने आपको नहीं बताया। FANBOYS, फैन बॉयज मतलब फॉर, एंड, नॉर, और, बट, सॉरी, FANBOYS, बट, और, FANBOYS, yet, एंड सो। तो ये फैन बॉयज कहलाते हैं। दीज आर मेजर कंजंक्शंस। तो मेजर कंजंक्शन को शॉर्ट में फैन बॉयज बोलते हैं। फॉर, एंड, नॉर, बट, और, येट, सो, दैट्स इट। इसके अलावा सबऑर्डिनेटिंग, कोरिलेटिव होती है जो हमें नहीं जाना डिटेल में। वी हैव ऑलरेडी स्टडीड दैट ट्रांजिशन वर्ड्स आर सिमिलर टू कंजंक्शंस। तो आज डिलीवरी काफी ज्यादा हो गई है, कंफ्यूजन भी क्रिएट हुआ होगा। मिसप्लेस मॉडिफाइड जैसे कॉम्प्लेक्स टॉपिक्स को भी हमने पढ़ा, जेरांड और पार्टिसिपल को भी पढ़ा। ये जो हमने ग्रामर पढ़ी है, दिस इज द बेसिक ग्रामर एंड एडवांस ग्रामर। जितनी ग्रामर हमें जरूरत है टू गेट ऑल द करेक्ट आंसर्स, वो सारी हमने पढ़ ली है। अब कल से क्या करेंगे, एग्जीक्यूशन। ठीक है, तो कल से हम एग्जीक्यूशन करेंगे, विल अप्लाई देम एंड गेट द राइट आंसर्स। ठीक है, अभी कोई भी नोट डाउट है, कोई क्वेश्चन है तो प्लीज बताइए। हाँ बोलिए। सर, नोट्स कहाँ से रिवाइज करनी है? आप जो सर लिखिए नहीं सर, मैंने क्लास के साथ। अच्छा, तो बेटा ये रिकॉर्डिंग देख लेना प्लीज। ये रिकॉर्डिंग रिकॉर्ड करी है, क्योंकि मेरे पास भी ऐसा कोई लिखा हुआ नहीं है। नहीं सर, कोई रेफरेंस बुक आपको पता हो तो, जिसके अंदर सेम टाइप के नोट्स। नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है। एक काम करते सर हैं, रिकॉर्ड। रिकॉर्डिंग तो आप देख लेना, कल की जो क्लास कर, अच्छा टॉपिक्स के नाम मैंने आपको बता रखे हैं, टॉपिक्स के नाम आप नोट कर लीजिए। और जरूरत पड़ती है तो इन टॉपिक्स को एक बार आप गूगल कर लेना। बाकी कल की जो क्लासेस कल से जो क्लासेस करेंगे, उसमें इन क्वेश्चंस को डायरेक्टली एग्जीक्यूट करेंगे। तो जब जो टॉपिक के नाम्स आएंगे मैं दोबारा से रिवाइंड करा दूंगा। ओके सर, ओके। ठीक है, ओके, थैंक यू गाइस। Thank you, sir. थैंक यू। थैंक यू सर। थैंक यू।